जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें आपका मनोबल गिरा सकती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। मैं आपका अपना नंदू भैया आज आपके लिए जो हमारी सीरीज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर चल रही है, इसमें जो चैप्टर सॉलिड है, इससे लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग हुक्स लॉ कंप्लीट करेंगे, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्लीट करेंगे, देन लास्ट में हम लोग यंग्स मॉडुलस करेंगे विद न्यूमेरिकल। तो जल्दी से चली जा, स्टार्ट करी जा, इतना टाइम नहीं के, बहुत फटाफट से चली जा। हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। बेसिकली हुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें आपको यह बताया गया है कि आपने कोई भी वायर लिया और जब आपने वो वायर कंसीडर किया तो जब आप उस वायर पर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की वजह से वायर के अंदर एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन मतलब खिंचाव आएगा, वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो ये बोला हुक्स ने कि जो भी वायर के अंदर एक्सटेंशन आ रहा है वो एक्सटेंशन उस पर जो हमने लोड लगा रखा है उस लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये रहा कि जैसे आप किसी भी वायर पर कोई भी आपने मटेरियल लिया, उसका एक वायर कंसीडर किया, तो उसका जो आपने वायर कंसीडर किया तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपने ये एक वायर कंसीडर किया, ये एक वायर कंसीडर किया किसी मटेरियल का, अब आप यहां पर डिफरेंट लोड्स लगाएंगे, अलग अलग लोड लगाएंगे, आप फोर्स लगाएंगे, तो इस लोड की वजह से वायर के अंदर खिंचाव आएगा। तो जो भी एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन मतलब जो चेंज होगा, जो भी एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लोड के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस लोड की वजह से इस वायर के अंदर स्ट्रेस भी तो डेवलप होगा ना भाई, स्ट्रेस डेवलप होगा ना, नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो खिंचाव है, खिंचाव की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा ना। तो हुक्स लॉ में ये बोला गया कि हुक्स लॉ में अगर मैं देखूं तो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो भाई जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा यहां पर स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो यही बोला गया इसमें कि जो आपका ये हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ में जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, आता है, हाँ हमेशा कांस्टेंट आता है। भाई आपने बोला स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। भाई हमेशा होता है यार, ये तो पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, ओम्स लॉ पढ़ा हो या कुछ भी पढ़ा हो 10th में, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना। अब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं नाम देता हूं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी कांस्टेंट को मैं नाम दूंगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, मैंने वाई एक्सिस पर स्ट्रेस लिया और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लिया, तो जो ग्राफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इन इलास्टिक लिमिट। ये जो भी कहानी चल रही है इलास्टिक लिमिट में चल रही है। हम क्या करेंगे, एक अभी वायर कंसीडर करेंगे और उस वायर पर डिफरेंट लोड अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे कि ये जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था स्ट्रेन तक, आएगा कब तक, ये कहानी कब तक चलेगी। तो ये पूरा हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो रही है तो उसके बाद बिहेवियर बदलेगा, लेकिन अभी हम इलास्टिक लिमिट में बात कर रहे हैं। इलास्टिक लिमिट में तो जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको पता है यार, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता रखा है, एक बार मैं और बता देता हूं। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, अगर मैं स्लोप की बात करूं, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। जैसे भाई हमने कोई भी एक क्वांटिटी ए लिया और यहां पर हमने बी लिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो ये जो एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है, इसका अगर मैं टेन थीटा ले लूं, m इक्वल टू टेन थीटा, यही स्लोप होता है। और ये टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पर क्या है, a, और बेस पर क्या है, b। तो a अपॉन b किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्लोप से। a अपॉन b किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्लोप से।
और अगर मैंने क्या किया, ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से, समझना ध्यान से जरा, यहां मैंने बी ले लिया और यहां मैंने ए ले लिया, और अब की बार फिर से मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, तो यहां से फिर से थीटा हो जाएगा, थीटा, और ये फिर से m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू अब की बार b अपॉन a हो गया। तो आपको देख लेना है कि स्ट्रेस y एक्सिस पर है और स्ट्रेन आपका x एक्सिस पर है, या फिर क्या है। यही दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर यहां पर हमारा क्या हो, यहां पर हमारा स्ट्रेस हो, जैसे हमने यहां पर स्ट्रेस लिया और यहां पर हमने स्ट्रेन लिया, तो इस केस में ये जो आपका स्लोप होगा, ये स्लोप किसको बताएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, क्योंकि ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिया, स्ट्रेन को मैंने यहां ले लिया और स्ट्रेस को मैंने यहां लिया, ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, स्लोप b अपॉन ए, मतलब ये क्या है, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा, और इसमें जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअल में है क्या। ये भाई क्या चीज आपके लिए न्यू इंट्रोड्यूस कर दी हम लोगों ने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बड़ी समस्याएं हैं, नई नई टर्म आ रही हैं भाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ये क्या होता है भाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो अगर हम देखें तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है किसी भी मटेरियल के लिए, ये अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं शेप साइज की बात करूं कि अगर किसी की लेंथ ज्यादा है तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा, सॉरी, ये शेप साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। किसके लिए, मटेरियल टू मटेरियल। भाई मानो स्टील का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, लिक्विड में है तो उसका कुछ और हो जाएगा। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास टोटल 3 टाइप्स की बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इसमें अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो एक हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं भाई। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। भाई एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, मतलब शेप साइज से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली किसी भी मटेरियल के नेचर को बताएगा, ठीक है ना, कि कितना आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हो सकता है, कितनी चेंजेस आ सकते हैं उसके अंदर। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी से फटाफट हम लोग जो फर्स्ट जो है वो यंग्स मॉडुलस स्टार्ट करते हैं। अब समझने की कोशिश करिए, यंग्स मॉडुलस कहां होगा। जनरली सॉलिड के केस में क्या होता है, जनरली सॉलिड के केस में हम लोग यंग्स मॉडुलस देखते हैं। अब यंग्स मॉडुलस क्या है, अभी आप लोगों ने देखा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो था। भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो था हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था भाई, ये क्या था, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो था ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इसमें जो यंग्स है, अगर मैं यंग्स की बात करूंगा तो यंग्स के केस में क्या हो जाएगा, यंग्स के केस में हमारा स्ट्रेस फिक्स हो गया। कौन सा स्ट्रेस लूंगा मैं, नॉर्मल स्ट्रेस लूंगा। और स्ट्रेन कौन सा लूंगा मैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लूंगा मैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हुआ और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ। तो अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी हमारे पास वायर है, तो उसमें जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इसका जो रेशियो होगा मैं इसको यंग्स मॉडुलस बोलूंगा। अब हम इसको सही से समझने वाले हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम सही से समझते हैं भाई। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम बहुत सही से समझेंगे, कॉपी में आप लोग नोट कर लेना। कहां ध्यान है यार, इधर देखिए ना, चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया या कोई भी किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ये हमने एक वायर कंसीडर किया, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। ये इसकी मोटाई हो गई, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, क्या है ये, ओरिजिनल लेंथ। ये इसका हमने ओरिजिनल लेंथ ले लिया, तो ये जो आपका ओरिजिनल लेंथ है L, ओरिजिनल लेंथ कितना लिया हमने, L लिया। अब जब हमने इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ चेंज होती है, और लेंथ चेंज होकर इसके अंदर स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होकर ये कितना हो जाता है, इसके लेंथ में एलोंगेशन आता है, और ये हो गया आपका डेल्टा एल।
डेल्टा एल इसमें चेंज आ गया, डेल्टा एल जो है इसमें ये चेंज आ गया, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, ओरिजिनल लेंथ एल थी और डेल्टा एल इसके अंदर चेंज आ गया। ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया है ये पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जरा, इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ, इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ वो कितना आया भाई? नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और इस एरिया को मैं क्या कर सकता हूं? पाई आर स्क्वायर भी कर सकता हूं, पाई आर स्क्वायर भी कर सकता हूं। और अगर मैंने कोई लोड लगा रखा है तो लोड का वेट भी लिया जा सकता है। चलिए समझिए जरा, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा भाई? इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो कितना आ जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। अब यहां पर जो यंग्स मॉडुलस है, नाउ यंग्स मॉडुलस की अगर मैं बात करूं, यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा भाई? यंग्स मॉडुलस y जो होगा आपका वो नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? F अपॉन ए अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L। कितना हो जाएगा भैया? डेल्टा L अपॉन L। सॉल्व करिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा y इक्वल टू F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। इस तरीके से हम लोग यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिचुएशन होती है यंग्स मॉडुलस का, फोर्स, एरिया, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, मान लो कि अगर ये जो हमने वेट अटैच कर दिया, कोई हमने वेट अटैच कर दिया mg, कोई भी हमने वेट अटैच कर दिया उस वायर से mg, ठीक है ना, वेट अटैच कर दिया, तो इस केस में क्या होगा भाई? समझो जरा, स्ट्रेस कितना हो जाएगा? अब स्ट्रेस जो होगा ये हो जाएगा आपका mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह मैंने कितना ले लिया? पाई आर स्क्वायर ले लिया। अगर डायामीटर है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 ले लेंगे। अगर आपने कोई भी वेट अटैच कर दिया तो वेट की वजह से खिंचाव आएगा ना, तो जब वेट की वजह से खिंचाव आएगा तो आपने फोर्स कितना ले लिया? वेट के इक्वल, तो वेट अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेन आपका वही रहेगा, स्ट्रेन जो आएगा आपका, स्ट्रेन में कोई कमी नहीं आएगी, स्ट्रेन जो होगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, बाकी वो बात अलग है कि अलग अलग फोर्स लगाओगे तो अलग अलग चेंज आएगा, मतलब जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, टॉपिक आपका वही है। अब जो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये स्ट्रेस हो गया, अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा mg इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग अगर हमें वेट दिया हुआ तो हमने इसमें क्या किया समझने की कोशिश करो। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरली वायर में देखने को मिलती है कि किसी भी मटेरियल का आपने वायर ले रखा है, कॉपर का ले रखा है, स्टील का ले रखा है, एल्यूमिनियम का ले रखा है, आयरन का ले रखा है, अलग अलग वायर के लिए। तो हमने कैसे देखा? विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मींस नॉर्मल स्ट्रेस, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। आप समझने की कोशिश करो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। अब आप देखिए कि कौन से टाइप का स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, और स्ट्रेन कौन सा लिया आपने? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो यंग्स मॉडुलस होगा। तो हमने इसमें देखा, कोई भी हमने वायर कंसीडर कर लिया, तो वायर जब हमने कंसीडर किया, तो वायर जब कंसीडर किया हमने, तो देखो क्या किया हमने इसमें। अब यंग्स मॉडुलस, हमने कोई भी वायर लिया, ये वायर लिया, वायर पर हमने क्या किया? कोई भी फोर्स अप्लाई किया, F, इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, ओरिजिनल लेंथ इसकी L थी। अब जब हमने इस पर F फोर्स लगाया तो इसके अंदर एक्सटेंशन हुआ डेल्टा L का, मतलब L इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, डेल्टा L इसके अंदर एक्सटेंशन आ गया ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट चल रहा है अभी। इसी तरीके से हमने ये देखा कि जो नॉर्मल स्ट्रेस आ जाए कितना? फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया लेते हैं हम? ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाता है। ये आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें कंसीडर किया जाता है। तो फोर्स अपॉन एरिया, यहां से आ गया नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यंग्स मॉडुलस, इन्हीं दोनों का रेशियो है, इन्हीं दोनों का रेशियो है, इन्हीं दोनों का रेशियो। नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस कौन सा? नॉर्मल, स्ट्रेन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। तो नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद आपका इस तरीके से y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल आ गया। अब यहां देखिए, मान लो अगर मैं इस वायर से कोई लोड अटैच कर देता, कोई भी लोड अटैच कर देता, तो लोड अटैच करने से क्या होता? वो अपने वेट की वजह से खिंचाव करता।
अपने वेट की वजह से खिंचाव करता ना, तो ये जो वेट है इसका mg लगा दिया मैंने, कोई भी वेट हो सकता है भाई। अब इस पर डिफरेंट जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। सारा खेल फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का होता है, और जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना आप सीखते चले जाएंगे। तो जब मैं आपसे इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, भर भर कर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम लोग, जितना न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना सीखेंगे आप। तो जब आपने इस पर वेट लगाया mg, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो भैया कितना आया स्ट्रेस, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। भाई ध्यान रखना डायामीटर भी दिया जाता है, तो डायामीटर के टर्म में पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल अपॉन एल। इस तरीके से हमने फिर से फाइंड आउट कर लिया। तो अब जो है हम लोग इस तरीके से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जैसे मानो टेम्परेचर है, ये जो हमारा इफेक्ट वगैरह होगा ये हम लोग लेवल 2 क्लास में देखेंगे, जो हमारा IIT JEE और नीट के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हमने किसी रबड़ को लिया, इस तरीके से घुमाया तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से एक्सटेंशन आ सकता है, किसी वायर को गर्म कर दिया तो उसमें एक्सटेंशन आ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग जो है हमारा कॉम्पिटिशन लेवल का जो क्लास है उसमें देखेंगे। यहां पर आपके लिए बस इतना है कि आपका फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट रेडी किया जा रहा है, इसी वजह से क्लास को हमने लिमिटेड रखा हुआ है। बट आप लिमिटेड नहीं हो, आप अगर चाहते हो कि हमें अपनी उड़ान बहुत ऊंची करनी है तो आप लेवल 2 भी जाइए, लेवल 3 भी जाइए, जो भी हमारा IIT JEE और नीट के लिए जाना है उसमें जाइए। लेकिन यहां हमने इसलिए अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है कि अगर मैं यहां काफी डीप लेकर जाऊंगा आपको, तो आप जो हो सकता है थोड़ा सा टारगेट से भटक जाएं, क्योंकि हर तरीके के बच्चे होते हैं। किसी को IIT JEE नीट नहीं करना होता है, तो जिसको करना है वो अपना लेवल 2 लेवल 3 देख लेना। सिंपल भाई, हमने यहां से यंग्स मॉडुलस देख लिया। अब यंग्स मॉडुलस की प्रॉब्लम वहां जाकर देखिए कि भाई लेवल 2 और लेवल 3 में क्या पढ़ा रखा है यंग्स मॉडुलस से। तो ये आपको थोड़ा सा अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा अगर चीजों को बहुत सही से समझने की कोशिश करनी है तो, ठीक है ना। अब हम लोग अगर देखें इसको तो पूरा टॉपिक आपको ये समझ में आया होगा कि किस हिसाब से हम लोग यंग्स मॉडुलस को देख रहे हैं। तो यंग्स मॉडुलस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई यंग्स मॉडुलस की, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो जब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो भी स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यंग्स मॉडुलस का होगा। कोई सा भी बल्क मॉडुलस हो यार, चाहे यंग्स हो या बल्क हो या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, कोई भी हो, है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। तो जो भी स्ट्रेस की यूनिट होती है वही आपका इलास्टिसिटी की यूनिट बनेगी। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। अब हम इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो एक एक करके हम लोग जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था यंग्स मॉडुलस, तब भी मैंने बताया था कि एक जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। आपको यह बताना है रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, आंसर करके आते हैं रबर, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो स्टील। आओ समझते हैं किस तरीके से आएगा। मैं आपके सामने दो सिचुएशन रखता हूं। मैंने एक क्या किया, मैंने एक स्टील का वायर लिया, एक मैंने स्टील का वायर लिया और एक मैंने रबर का वायर लिया। ये मेरे पास स्टील है, और इसी तरीके से मैंने एक जो लिया आपके रबर का, एक जो मैंने वायर कंसीडर किया वो किसका कंसीडर किया, रबर का। दोनों की लेंथ सेम है, इसकी लेंथ मैंने L बोला और इसकी भी लेंथ L है। चीजों को समझने की कोशिश करो सही से। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, जितनी मोटाई इसकी है उतनी ही मोटाई इसकी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने इस पर फोर्स लगाया F, इस पर मैंने फोर्स लगाया F, इस पर भी मैंने फोर्स लगाया F। तो मुझे देखना है कि एलोंगेशन किसके अंदर ज्यादा होगा, खिंचाव किसके अंदर ज्यादा आ रहा है। समझने की कोशिश करो। जैसे अगर आपका ये डेल्टा LS है, डेल्टा LS मतलब स्टील के अंदर जो खिंचाव आएगा, और ये डेल्टा LR, डेल्टा LR मतलब जो रबर के अंदर आएगा। तो जब दोनों पर मैंने इक्वल फोर्स लगाया तो यार प्रैक्टिकली सोचो खिंचाव किसके अंदर ज्यादा आएगा, रबर के अंदर ज्यादा आएगा ना। तो डेल्टा LR जो है, डेल्टा LR ग्रेटर देन डेल्टा LS, मतलब रबर के अंदर जो खिंचाव आएगा स्टील से ज्यादा आएगा। अब देखो जरा कॉन्सेप्ट, यंग्स मॉडुलस जो मेरा होता है वो फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन A इंटू डेल्टा L। तो यहां से देखें मैंने फोर्स भी सेम अप्लाई किया हुआ है, लेंथ भी सेम ली हुई है दोनों वायर की, एरिया भी सेम लिया हुआ है। तो यंग्स मॉडुलस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा L के। तो जिसका डेल्टा L ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस कम होगा। तो आप यहां अगर देखें तो डेल्टा L जो है वो रबर का ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में। तो भैया यंग्स मॉडुलस जो होगा रबर का कम होगा और स्टील का ज्यादा होगा। तो यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा आया, स्टील का ज्यादा आया और रबर का कम है। तो कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, स्टील। आंसर क्या है, स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगा एज कंपेयर टू रबर। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है स्कूल लेवल एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग।
देखिए, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्टील वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन टू डबल इट्स लेंथ गिवन यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आपके पास एक वायर है, आपके पास क्या है, एक वायर है। कौन सा वायर है? स्टील का वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी L1 इक्वल टू L, इसको हमने स्ट्रेच किया कहां तक? डबल कर दी हमने इसकी लेंथ। कितनी कर दी हमने इसकी लेंथ? डबल कर दी। तो आप एक बात बताओ यार, खिंचाव कितना आना चाहिए? खिंचाव इसके अंदर ओरिजिनल लेंथ के इक्वल आना चाहिए, तभी तो डबल होगा ना। मतलब समझो यार, जैसे ये है, इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? L। अब मैं इसमें जब फोर्स लगाऊंगा तो इसके अंदर खिंचाव आएगा, और उस खिंचाव की वजह से अगर इसकी लेंथ 2L हो जाए तो यार कितना खिंचाव आया इसमें? कितना खिंचाव आया? डेल्टा L कितना आया? L। जस्ट डेल्टा L जो आएगा वो कितना आएगा? L आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। डेल्टा L की वैल्यू L आ गई। अब वो ये कह रहा है कि उसने यंग्स मॉडुलस दे रखा है। कितना दे रखा है यंग्स मॉडुलस? 2 × 10⁻11 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझने की कोशिश करिए जरा। ऐसा मैंने क्यों बोला समझने की कोशिश करिए? यहां पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में और यंग्स दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो एरिया को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या बताना है? फोर्स की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? y इक्वल टू एफ इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। चलिए, यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है आपको इसमें? 2 × 10⁻11। F कितना है फाइंड आउट करना है। L कितना है भाई? कितना है L? L ओरिजिनल लेंथ L थी। एरिया कितना दे रखा है? 1 × 10⁻⁻4, और डेल्टा L भी तो L है। तो देखना जरा, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो F कितना आ जाएगा? F आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 10⁻7 न्यूटन। 2 × 10⁻7 न्यूटन। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का लेवल इंक्रीज करना है तो हमारा जो सेशन लेवल 2 और लेवल 3 है, आपको उस पर जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं जो एकेडमिक लेवल पर चीजें कवर की जा सकती हैं वो सारी हमारी कवर हो जाएं। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm अंडर 1 किलोग्राम वेट, व्हाट विल बी द इंक्रीज अंडर 2 किलोग्राम वेट, 100 किलोग्राम वेट। आपको इसमें यह बताना है कि भाई आपके पास एक वायर थी, उस वायर की लेंथ को मैंने 1 mm इंक्रीज कर दिया। कब? जब मैंने उस पर 1 किलोग्राम का फोर्स लगाया। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द इंक्रीज अंडर द 2 किलोग्राम वेट। तो आप एक बार समझने की कोशिश करिए जरा, यंग्स मॉडुलस कितना होता है भाई? यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। अब देखिए जरा, इसमें यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो डेल्टा L जो होगा, डेल्टा L F इंटू L अपॉन A इंटू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने डेल्टा L की वैल्यू निकाल ली भाई। यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डेल्टा L फाइंड आउट कर लिया। तो डेल्टा L कितना आ गया? F इंटू L अपॉन A इंटू वाई। अब देखिए, वायर तो मेरा वही है, वायर तो मेरा वही है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा सेम है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ भी मेरी सेम है और मटेरियल सेम है, तो यंग्स मॉडुलस भी मेरा सेम है। तो अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको अगर 2 किलोग्राम वेट लगाने के लिए बोला जाए तो बताओ एलोंगेशन कितना आएगा? सो डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। भैया जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा डेल्टा L आएगा। क्यों? क्योंकि यार मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस सेम, वायर वही था, एरिया सेम हो गया और ओरिजिनल लेंथ तो हमेशा सेम है। ठीक है ना, हम फोर्स बदल रहे हैं, एलोंगेशन देखना चाहते हैं। तो देखो, समझने की कोशिश करो। अब ये हो जाएगा डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2। अब डेल्टा L1 कितना दे रखा है आपको? 1 mm। डेल्टा L2 आपसे पूछा गया है, डेल्टा L2 आपसे पूछा गया है। फोर्स पहले कितना लगाया था हमने? फोर्स पहले कितना लगाया था? 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट। अब हमने फोर्स कितना कर दिया भैया? 2 किलोग्राम वेट, 2 किलोग्राम वेट। तो आप एक बात देखिए जरा यार, यहां से ये कितना आ जाएगा? डेल्टा L2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 mm। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेल्टा L2 कितना हो जाएगा? 2 mm। जिस रेशियो में आपने फोर्स इंक्रीज किया, ठीक उसी रेशियो में क्या हो गया? ठीक उसी रेशियो में आपकी यहां पर लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, चलिए देखिए एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं इसमें। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L रेडियस R इज Y।
भैया एक आपके पास वायर है, उसकी लेंथ कितनी है L और रेडियस कितनी है R, उसका यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है आपको Y। इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू L/2, लेंथ को भैया मैं L/2 कर दूं एंड रेडियस R/4, व्हाट विल बी द यंग्स मॉडुलस। जब मैं आपको पढ़ा रहा था यंग्स मॉडुलस डिटेल में, तभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे कोई भी मटेरियल है, ये कोई भी मटेरियल आपने लिया, उस मटेरियल का ये वायर है, उस मटेरियल का ये वायर है, आप इसको कितना भी खींच दो, कितना भी तोड़ दो, कितना भी स्ट्रेच कर दो, आप इसका यंग्स मॉडुलस नहीं बदलेगा। लेंथ और एरिया को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इसमें यंग्स मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगा, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है। ये मटेरियल से जब दूसरे मटेरियल पर शिफ्ट होंगे तब जाकर यंग्स मॉडुलस आपका बदल जाएगा, या फिर आप उस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करेंगे तब जाकर वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगा, यंग्स मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, ये समझने की कोशिश करो जरा। इसमें देखो, टू वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, टू वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है, दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है। सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इन द रेशियो 1:4। भैया फोर्स का रेशियो F1/F2, F1/F2 कितना है 1/4 है। देयर लेंथ्स आर इन रेशियो 8:1। भैया लेंथ का रेशियो कितना है 8:1 है। चीजों को समझे जरा सही से। भैया दो वायर हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो उनका यंग्स मॉडुलस सेम होगा, हाँ या ना? होगा ना यंग्स मॉडुलस। दोनों पर जो हमने फोर्स लगाया उसका रेशियो 1/4 है, और दोनों का जो लेंथ है, लेंथ का रेशियो कितना है 8/1 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशन। और डायामीटर का रेशियो कितना दे रखा है भाई? डायामीटर का रेशियो d1/d2 कितना दे रखा है आपको? 2/1। आपको भैया डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 बताना है। देखिए जरा, y1 इक्वल टू y2, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल के हैं, दोनों का मैं यंग्स मॉडुलस लिख देता हूं, F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L, A इंटू डेल्टा L, F1 L1 A1 डेल्टा L1, हाँ या ना? इधर देखें तो अगर हम F2 इंटू L2 अपॉन A2 इंटू डेल्टा L2, ठीक है? ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखिए जरा, अगर हम देखें तो एरिया जो है वो डायामीटर के टर्म में फाइंड आउट करना है, और वो कितना होता है πd²/4 होता है। अब देखिए डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, डेल्टा L1 को यहां ले गया और डेल्टा L2 को अपॉन में रहने दिया, तो कितना हो गया डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। देखो ध्यान से जरा, बच्चे क्या गलती करते हैं यहां पर, भैया डेल्टा L1 को इधर ले गया, डेल्टा L2 यहीं पर है, ये A2 इधर आएगा, F2 अपॉन में आएगा, L2 अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2, ये वाला F2 इधर आया, ठीक है, L1 है, ये वाला L2 इधर आएगा, L1 अपॉन L2, ठीक है। इधर डायामीटर है A1, ये डायामीटर इधर जाएगा, मतलब एरिया, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए जरा आप, ये हो जाएगा आपका डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, चीजों को समझने की कोशिश करिए भाई। अब ये F1/F2, F1/F2, L1/L2 और A2/A1, इसको मैं डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट कर दूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। F1/F2 इंटू L1/L2 इंटू ये हो जाएगा πd2² अपॉन πd1²/4। अरे भाई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है डायमीटर के टर्म में? πd²/4 होता है ना। तो देखो इधर π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा आपका F1 अपॉन F2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू d2² अपॉन d1²। अब थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा। अब यहां पर F1/F2, F1/F2 कितना है भाई? F1/F2 आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दे रखा था, F1/F2 कितना? देखो F1/F2 1/4 है, L1/L2 कितना है 8/1 है, और d1/d2 कितना है 2/1 है। तो इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा? F1/F2 की जगह कितना कर सकता हूं मैं? 1/4, ठीक है। L1/L2 कितना है भाई? L1/L2 कितना है? 8:1, ठीक है। और देखो इधर d1 अपॉन d2 2/1 है, तो ये कितना हो जाएगा? d2 अपॉन d1, ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का स्क्वायर है। सॉल्व कर लीजिए, 4 4 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा?
2:1, 2:1 आ जाएगा। बहुत सिंपल रहा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं स्टार्टिंग से, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको स्टार्टिंग से। देखो जरा, आपके पास दो वायर थे, दोनों सेम मटेरियल के थे, दो वायर थे, दोनों ही सेम मटेरियल के थे, और जब दोनों सेम मटेरियल के थे तो उनका यंग्स मॉडुलस सेम हो जाएगा। जितना फर्स्ट का यंग्स मॉडुलस है उतना ही सेकंड का होगा यंग्स मॉडुलस। दोनों पर जो मैंने फोर्स लगाया उसका रेशियो 1/4 है, मतलब F1/F2 1/4 है। और दोनों की जो लेंथ है, इसका जो रेशियो है, लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 8:1। तो लेंथ का रेशियो कितना कर दिया मैंने, 8:1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके डायमीटर का जो रेशियो d1/d2 वो 2/1 है। तो आपको बताना है कि उनके अंदर जो एक्सटेंशन आ रहा है, मतलब जो खिंचाव आ रहा है, ΔL1/ΔL2 पर क्वेश्चन मार्क है। हमने क्या किया, y1 = y2 किया। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू ΔL, या सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से आप निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए जरा, F1L1 अपॉन A1 इंटू ΔL1 इक्वल टू F2L2 अपॉन A2 इंटू ΔL2। बहुत सिंपल बेसिक कैलकुलेशन। अब मैंने इसको ΔL1 अपॉन ΔL2 कर दिया। ये जो ΔL1 है इसको मैं यहां ले आया और ΔL1 अपॉन ΔL2 हो गया। बाकी की ये टर्म इधर आएगी और ये वाली अपॉन में आएगी। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आया, ΔL1 अपॉन ΔL2 F1/F2 L1/L2। एरिया को मैंने πd²/4 में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली जो आया हमारा, वो फॉर्मूला हमारा बना ये, F1/F2 इंटू L1/L2 इंटू d2²/d1²। स्क्वायर हो रखा है, ध्यान रखना। F1/F2 1/4 दे रखा है, L1/L2 8/1 दे रखा है, d1/d2 दे रखा है आपको, d1/d2 2/1। तो d2/d1 कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। सॉल्व कर दिया, 2/1 कितना आ गया, ये 2/1। 2/1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा ये, 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल रहा। कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया समझने की कोशिश करिए। अ वायर स्ट्रेच बाय अ सर्टेन amount of load if the load and radius both are increased to 4 times, find the stretch causes in the wire। भैया सिंपल सी बात है, एक वायर है, एक वायर है, उसको हमने क्या किया, किसी लोड से उसको स्ट्रेच किया, किसी भी लोड से उसको स्ट्रेच किया। अब हमने क्या किया, इफ द लोड एंड रेडियस बोथ आर इंक्रीज टू 4 टाइम्स, जो हमने लोड लगा रखा है, मतलब जो फोर्स लगा रखा है और जो उसकी रेडियस है, दोनों को इंक्रीज करके 4 टाइम्स कर दिया। वायर वही है, वायर में कोई चेंज नहीं किया है। तो आपको बताना है कि जो उसका स्ट्रेच होगा वो नया स्ट्रेच कितना आएगा। आइए देखते हैं जरा। देखो, जैसे आपके पास ये एक वायर है, आपके पास ये एक वायर है, ये इसकी मोटाई हो गई। अब इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो L हो गया, और आपने इस पर जो फोर्स लगा रखा है लोड वो F है, और इसकी जो मोटाई है वो मोटाई एरिया A = πr²। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने किया ये कि जो इसका एरिया है उसकी जो रेडियस है, रेडियस को कितना कर दिया, 4 टाइम्स। देखो जरा, अब आपने जो F2 है वो पहले का 4 टाइम्स कर दिया, ये तो लोड इंक्रीज कर दिया। देखिए जरा आप, और जो रेडियस है R2 वो पहले का कितना कर दिया, 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 4R1। तो आपको बताना है कि इस वायर में एक्सटेंशन कितना आएगा, जो एक्सटेंशन है वो कितना हो जाएगा। भैया वायर तो वही है, तो ओरिजिनल लेंथ तो सेम रहेगी, यंग्स मॉडुलस भी सेम रहेगा। चेंज क्या हो रहा है उसके अंदर, एक्सटेंशन। क्यों, क्योंकि हम फोर्स और रेडियस को बदल रहे हैं। देखना जरा इधर, y1 = y2, दोनों केस में यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा भाई। अब यहां पर देखो, F1 बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, एकेडमिक लेवल के हिसाब से। तो F1 × L1 अपॉन A1 की जगह मैं πr1² कर देता हूं, और ΔL1 = y2 F2 × L2 अपॉन πr2² इंटू ΔL2। ठीक है, बिल्कुल जैसे बेसिक कैलकुलेशन हो सकती है वो बेसिक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए जरा इधर भाई, देखो अब इसमें क्या होगा आपका, यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो L1 से L2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही केस में भाई लेंथ तो सेम थी ना, ओरिजिनल लेंथ, उसी वायर को हम एक्सटेंड करा रहे थे। तो अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ΔL1 अपॉन ΔL2।
अपॉन डेल्टा L2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर ले आया, ये हो जाएगा F1 बाई F2, F1 बाई F2। अरे यहां F1 है तो ये अपॉन में आ जाएगा, F1 बाई F2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा ये। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर देखिए इसी तरीके से कितना हो जाएगा, ये रेडियस की अगर मैं बात करूंगा तो रेडियस में कितना हो जाएगा, ये रेडियस में हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक बात देखिए जरा, आपको डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 फाइंड आउट करना है। F1 आपका F था, फोर्स कितना कर दिया, 4 टाइम्स। अब आप एक बात और देखिए, रेडियस कितनी कर दी थी, 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 16 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, F से F गया, और ये आपका 4 टाइम। तो डेल्टा L2 कितना हो जाएगा, डेल्टा L1 बाई 4। तो जो एक्सटेंशन आएगा वो पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा, जो एक्सटेंशन आएगा वो पहले के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एकेडमिक लेवल की प्रॉब्लम कराई जा रही है, इसीलिए मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं चीजों को, ठीक है। अगर हम इसी को कंपटीशन लेवल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर हमारी शॉर्ट ट्रिक्स चलती हैं, क्योंकि वहां पर हमें एमसीक्यू हिट करना होता है। तो जितने जल्दी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से कोरिलेट करके करेंगे, चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी। लेकिन यहां पर मैं फुल एक्सप्लेन करके सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि क्लास का लेवल क्या है, अभी अकेडमिक लेवल है। चीजों को समझने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जरा हम। अब देखिए जरा, अ थिक वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बट नो लोड इज अटैच्ड टू इट्स फ्री एंड, इज दिस वायर अंडर स्ट्रेस। भैया सिंपल सी बात है, एक थिक वायर है, ये एक थिक वायर है, और इस थिक वायर को हमने किसी फिक्स सपोर्ट से अटैच कर दिया, कोई हमने इस पर लोड नहीं लगाया है, कोई भी लोड नहीं लगाया है। फिर भी क्या पूछा गया है कि क्या इसमें स्ट्रेस होगा। भैया स्ट्रेस क्या होता है कि जब भी आप किसी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर खिंचाव आएगा, और डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि यार इस वाले क्वेश्चन में, इसमें तो मैंने कोई लोड ही नहीं लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स ही नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन नहीं, यही कॉन्सेप्ट आप लोग गलत करते हो। वायर का अपना वेट होगा, वायर जो है इस वायर का अपना वेट होगा ना, तो ये अपने वेट की वजह से खिंचाव करेगा नीचे की तरफ। जो इसका सेल्फ वेट है उस वेट की वजह से नीचे की तरफ खिंचाव करेगा। तो उस वेट की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को मैं स्ट्रेस बोलूंगा। तो यहां पर भी स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस यहां पर 100% होगा, 100% होगा। किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स ऑन वेट, अपने वेट की वजह से होगा स्ट्रेस, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया, फिर से एक बेहतरीन प्रॉब्लम आपके लिए। ये रेशियो वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, थोड़ा सा इनको करो सही से, ठीक है ना, करोगे तभी सीखोगे सही से। 2 वायर ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल। भैया 2 वायर हैं, दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो फिर से यंग्स मॉडुलस सेम हो गया दोनों का, ए का और बी का यंग्स मॉडुलस सेम हो गया। चलो मैं लिख देता हूं तुरंत, वाई ए जो है वो वाई बी के इक्वल है भाई। देयर लेंथ आर इन द रेशियो 1:2। भैया एल ए अपॉन एल बी कितने रेशियो में है, 1/2 में। एंड देयर डायामीटर इन द रेशियो 2:1। भैया डायामीटर डी ए अपॉन डी बी किस रेशियो में है, डायामीटर 2/1 में। इफ दे आर पुल्ड बाय द सेम फोर्स, अरे भाई फोर्स भी सेम है, फोर्स भी सेम है, F1 इक्वल टू F2, दोनों पर हमने सेम फोर्स से पुल किया। तो आपको बताना है, क्या बताना है इसमें, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इंक्रीज इन लेंथ। इस तरीके की प्रॉब्लम यार 1-2 मैंने पहले भी कराई है, वो बात अलग है कि कहीं पर फोर्स सेम होता है, कहीं पर एरिया सेम होता है, लेकिन करने का प्रोसीजर वही है। आपको डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 बताना है। देखो भाई यंग्स मॉडुलस दोनों का जब सेम है, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, वाई ए इक्वल टू वाई बी, तो फोर्स ऑफ ए इनटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए अपॉन, इधर देखिए डायमीटर के टर्म में सीधे एरिया लिखूंगा मैं, पाई डी ए स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा एल ए। भैया मैंने यहां पर एरिया सीधे सीधे किस फॉर्म में लिख दिया, डायमीटर के फॉर्म में, इक्वल टू बी का, बी का यंग्स मॉडुलस क्या होगा भाई, बी का यंग्स मॉडुलस हो जाएगा एफ बी इंटू एल बी अपॉन कितना, पाई
dB स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा LB। हाँ या ना? होगा ना भाई? मेरे साथ लगे रहो आप लोग, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे से पहले। सवाल जवाब कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। देखो भैया, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया भैया, 4 सेम है तो 4 सेम है तो 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा LA अपॉन डेल्टा LB। इसको भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा डेल्टा LA अपॉन डेल्टा LB। बहुत बार इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई, ये उधर चला गया, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां LA है, ये वाला अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा LA अपॉन LB, ठीक है। आप अपने आप भी करके देख सकते हैं। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहां DA स्क्वायर है और DB स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा DB स्क्वायर अपॉन DA स्क्वायर। बार बार यही आ रहा है, बार बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? LA अपॉन LB 1/2 इंटू DA अपॉन DB 2/1 है तो DB अपॉन DA कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। कितना आ जाएगा आंसर? 1/8। तो आंसर कितना आया भाई? आंसर कितना आया? आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा आंसर? डेल्टा LA अपॉन डेल्टा LB कितना आ जाएगा? 1/8 आएगा। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक जैसी ही चल रही हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। सभी प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत चेंज किया जा रहा है रेशियो में, ठीक है ना। तो जब हमने यंग्स मॉडुलस को पढ़ लिया है सही से, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यंग्स मॉडुलस की, उतना ज्यादा हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए जरा, इसमें क्या बोला गया है? अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर। भैया एक स्टील का वायर है और इसकी लेंथ दे रखी है आपको कितना? 4 मीटर। तो ओरिजिनल लेंथ आपको 4 मीटर दे रखी है एंड डायामीटर 5 mm। भैया डायामीटर दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 mm। 5 mm एरिया निकाल लूंगा मैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 करके अगर जरूरत पड़ेगी तो। इस स्ट्रेच बाई 5 किलोग्राम वेट, फोर्स कितना लगाया हमने इस पर? फोर्स लगाया है हमने 5 किलोग्राम वेट। और आपको समझ में आना चाहिए, अगर किलोग्राम वेट दे रखा है और न्यूटन में करना है तो जी की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 इंटू जी जो भी है 9.8 MKS में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज दिस वन। भैया आपको इंक्रीज इन लेंथ बताना है, डेल्टा L पर क्वेश्चन मार्क है और यंग्स मॉडुलस दे रखा है। देखो एक लाइन की प्रॉब्लम हो गई, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया A इंटू चेंज इन लेंथ। आपको क्या बताना है इसमें? फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ। तो डेल्टा L कितना हो जाएगा भाई? डेल्टा L F इंटू L अपॉन एरिया की जगह मैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 करूंगा इंटू वाई को मैं इधर ले आया, डेल्टा L को यहां ले गया। अब देखिए इस 4 को मैं यहां लेकर आ जाऊंगा ऊपर तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू एफ इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर वाई। भैया सभी की वैल्यू रख दो, एफ दे रखा है, एल दे रखा है, डी दे रखा है, वाई दे रखा है। सीधे सीधे कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन की जा सकती है। तो डेल्टा एल जो हो जाएगा 4 इंटू फोर्स कितना हो जाएगा भाई? फोर्स होगा 5 इंटू जी, तो 5 इंटू 9.8 किलोग्राम वेट दे रखा है ना, तो किलोग्राम वेट को कैसे करेंगे न्यूटन में? जी की मल्टीप्लाई करके, और किलोग्राम एमकेएस में तो जी 9.8 लिया जाएगा। ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी भाई? ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 4 मीटर। ओरिजिनल लेंथ इसकी 4 मीटर है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई, डायमीटर कितना दे रखा है? इसका डायमीटर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 5 mm। तो डायमीटर अगर 5 mm है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। डायमीटर को मीटर में करोगे ना, इंटू वाई जो भी दे रखा है आपको, वाई कितना दे रखा है इसका? वाई आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 2.4 इंटू 10⁻, देखो थोड़ा यहां ध्यान देना है, जो आपको y दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर। भैया डाइन पर सेंटीमीटर दे रखा है तो उसको आपको क्या करोगे? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझो जरा, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है इस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो y जो है आपका 2.4 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भैया 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? आपने पढ़ा था ना, 1 न्यूटन में कितना होता है? 10⁵ डाइन। तो भैया 1 डाइन में कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है, 10⁻⁻5 न्यूटन। और सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर।
इस तरीके से। तो भैया ये जो आएगा यंग्स मॉडुलस कितना आएगा, यंग्स मॉडुलस 2.4 इंटू 10⁻12। डाइन है, डाइन को न्यूटन में करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 की मल्टीप्लाई कर दी अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻4। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, जो भी आए फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका, फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। बस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का आपको इसमें ध्यान देना था। सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी ये, बस इसमें वही था कि जो मेन आपको इसमें यंग्स मॉडुलस डाइन में दे रखा था, डायमीटर mm में दे रखा था, तो स्कूल लेवल पर बच्चे थोड़े फंस जाते हैं इसमें कैलकुलेशन में, तो वो गलती हो जाती है। परेशान नहीं होना है, कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप लोग, चीजों को समझते रहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चीजें उतने आसान होंगी आपके लिए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। ठीक है, बड़े शिद्दत के साथ पढ़िए यार। आपका जो टारगेट है ना, जो टारगेट है, जब आप जेई मेंस में बैठे तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए, जब आप यूजी ने नीट में बैठे तो आपको चीजें जो है बहुत आसान लगनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपका एकेडमिक लेवल स्ट्रांग है, फंडामेंटल आपका स्ट्रांग है, लेवल 1 की क्लास हमारी आपने प्रॉपर देखी है, तो लेवल 2 लेवल 3 देखने के बाद आप आसानी से कंपटीशन में बैठिए और फिजिक्स के क्वेश्चन को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए जरा इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ वायर इज कट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। भैया एक वायर था, उसको हमने कट कर दिया, कितना, हाफ में, ओरिजिनल लेंथ का हाफ कर दिया। हाउ वुड इट अफेक्ट द एलोंगेशन अंडर अ गिवन लोड। भैया देखो जरा, इस तरीके से था, समझो जरा। जैसे आपके पास ये एक वायर है, ये आपके पास एक वायर है और ये इसकी मोटाई, ये इसकी मोटाई। तो इसमें हमने जो भी लोड लगाया, जो भी लोड लगाया हमने एफ लोड लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इसको दो पोर्शन में कट कर दिया, यहां से दो पोर्शन में कट कर दिया, दो पोर्शन में L1 और L2 में, किसमें कट कर दिया मैंने इसको, L1 और L2 में कट कर दिया। और L1 और L2 क्या है, दोनों सेम है, हाफ से कट किया है। आपको बताना है कि अगर लोड सेम हो तो एलोंगेशन में क्या चेंज आएगा। आप समझिए जरा, आप समझिए जरा, इसमें क्या होता है, यंग्स मॉडुलस फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इंटू एलोंगेशन। अब आप देखिए मोटाई तो वही है, फोर्स वो कह रहा है सेम है, तो भैया इसमें जो एलोंगेशन होता है डेल्टा एल का फॉर्मूला बनेगा एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। ये बन गया फॉर्मूला हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल का। फोर्स मेरा सेम है तो फोर्स का तो खेल खत्म। ठीक है, मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस का खेल खत्म। और हमने कट किया है, कट, तो एरिया तो सेम रहेगा ना, जितना एरिया पहले था। तो डेल्टा एल क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर आप लेंथ को हाफ कर रहे हैं कट करके, अगर आप लेंथ को हाफ कर रहे हैं कट करके, तो डेल्टा एल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या है, डेल्टा एल भी क्या होगा आपका, डेल्टा एल भी आपका हाफ हो जाएगा, अगर आपने लेंथ को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया हाउ डज इट अफेक्ट द मैक्सिमम लोड इट कैन सपोर्ट विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। भैया अब ये बताना है, जब आपने ऐसा कर दिया तो ये मैक्सिमम लोड को कैसे सपोर्ट करेगा, समझने की कोशिश करो जरा। देखो पहले मैं लोड का फॉर्मूला लिखता हूं, फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहां पर तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स की अगर मैं बात करूं यहां से तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से y, देखो फोर्स का फॉर्मूला नोट डाउन करें, y इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, यही हो जाएगा भाई, यही होगा ना। अब आप एक बात समझने की कोशिश करिए जरा, यार यंग्स मॉडुलस और एरिया तो सेम था ना, यंग्स मॉडुलस और एरिया तो सेम था, हमने वायर की लेंथ को क्या किया, हाफ किया, तो उसके अंदर एक्सटेंशन भी हाफ हो गया। तो यार ये रेशियो तो सेम है ना, जिस रेशियो में आप लेंथ को कट कर रहे हो उसी रेशियो में एक्सटेंशन भी कम हो रहा है। तो जब ये रेशियो सेम है तो आपका जो एफ होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि एफ में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए जरा इसमें क्या बोला गया है, समझने की कोशिश करें। टू वायर ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, भैया दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसमें इक्वल है। तो चलो पहले क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल डालो, A1 इक्वल टू क्या कर दिया हमने, A2, बट वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ कॉपर। भैया एक स्टील का है और दूसरा क्या है, कॉपर का है।
ठीक है, आर जॉइन एंड टू एंड। देखो कितनी बेहतरीन प्रॉब्लम है, दोनों को हमने क्या किया इसमें एंड टू एंड ज्वाइन किया। जैसे ये मैंने स्टील लिया, ये मैंने स्टील लिया, और इसी तरीके से इससे फिर मैंने दूसरा मैंने ये कॉपर को कनेक्ट किया, ये मैंने कॉपर को कनेक्ट किया। एक स्टील है और एक क्या है आपका कॉपर है। ये आपका स्टील हो गया और ये आपका क्या है कॉपर है। ठीक है, दोनों को मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, एंड टू एंड। अब देखिए व्हेन द कॉम्बिनेशन इज केप्ट अंडर द टेंशन द एलोंगेशन इन द टू वायर इज फाउंड टू बी इक्वल। भैया जब मैंने दोनों पर टेंशन लगाया तो दोनों में जो एलोंगेशन देखा गया वो सेम मिला। मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एल एस है वो डेल्टा एल सी यू, स्टील के अंदर का एलोंगेशन कॉपर के अंदर के एलोंगेशन के सेम है। अब इसमें क्या है, गिवन यंग्स मॉडुलस स्टील का और कॉपर का दे रखा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर। भैया स्टील और कॉपर दोनों का आपको क्या बताना है, ओरिजिनल लेंथ का रेशियो बताना है। जैसे अगर हमारी ओरिजिनल लेंथ यहां पर कितनी है एल एस, और ये कॉपर की कितनी है आपकी यहां पर एल सी यू, तो आपको क्या बताना है, स्टील और कॉपर की जो ओरिजिनल लेंथ थी इसका रेशियो बताना है। समझने की कोशिश करिए, हमारे पास दो वायर थे, एक स्टील था और एक कॉपर था, दोनों को मैंने एंड टू एंड कनेक्ट किया। दोनों को जब एंड टू एंड कनेक्ट किया, दोनों का यंग्स मॉडुलस गिवन है, दोनों सेम डायामीटर के हैं, मतलब मोटाई दोनों की सेम है। अब इसमें जो एलोंगेशन आया सेम टेंशन पर, जब सेम टेंशन लगा, टेंशन मतलब फोर्स, जब हमने इस पर अप्लाई किया तो दोनों में सेम एलोंगेशन आ रहा है। मतलब भैया डेल्टा एल स्टील ऑफ डेल्टा एल कॉपर। तो आपको यह बताना है इसमें कि इनकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, इसका रेशियो। चलिए करते हैं हम लोग, देखिए जरा। अब इसमें क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ, फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ, फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला है, बार बार इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए जरा, हमने फोर्स को तो सेम रखा हुआ है यार, सेम टेंशन है तो फोर्स तो सेम है, फोर्स का खेल तो खत्म हो जाएगा जब रेशियो निकालेंगे। इसी तरीके से डायामीटर सेम है तो डायामीटर सेम है तो यार इसका भी खेल खत्म हो जाएगा एरिया का, और दोनों के अंदर एलोंगेशन सेम है तो यार डेल्टा एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं रेशियो निकालूंगा। दोनों के लिए सेम है ना, तो रेशियो में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप एक बात समझिए जरा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। इस वाले केस के लिए जो y है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l के। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो जरा, y स्टील अपॉन y कॉपर इक्वल टू l स्टील अपॉन l कॉपर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्टील और y कॉपर के लिए। स्टील के लिए कितना दे रखा है आपको भाई, स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है, स्टील का दे रखा है आपको 2 × 10⁻11, और आपको कॉपर का कितना दे रखा है 1.1 × 10⁻11। तो भैया इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। स्टील का है 2 × 10⁻11, कॉपर का है 1.1 × 10⁻11। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20/11। कितना आ जाएगा 20/11। बहुत सिंपल प्रॉब्लम रही, बहुत कुछ तो कैंसिल आउट ही हो गया। एक बार और समझ लेते हैं इसको, एक बार और समझ लेते हैं इस प्रॉब्लम को। इसमें हमारे पास एक वायर था जिसमें एक कॉपर है और एक स्टील है, दोनों को एंड्स टू एंड कनेक्ट किया। ठीक है ना, दोनों को एंड्स टू एंड हमने कनेक्ट किया। इसमें इधर स्टील लिया, इधर हमने कॉपर लिया। ठीक है ना, अब इसके बाद दोनों का डायामीटर सेम है, तो डायामीटर सेम है तो एरिया दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया दोनों का सेम है, दोनों को मैंने सेम टेंशन में रखा, मतलब फोर्स दोनों में सेम अप्लाई किया। तो फोर्स सेम अप्लाई किया तो ये देखा गया कि एलोंगेशन सेम आया, मतलब एलोंगेशन दोनों में सेम है। अब आपको क्या बताना है इसमें कि इनका ओरिजिनल लेंथ का क्या रेशियो होगा। तो अगर मैं ओरिजिनल लेंथ के रेशियो की बात करूं तो देखो जरा, इधर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला कितना होता है, F × L अपॉन A × डेल्टा एल। अब मेरे को रेशियो में जाना है, तो जब भी हम रेशियो में जाते हैं जो सेम होता है उसका तो खेल खत्म हो जाता है। यार फोर्स सेम है, फोर्स का खेल खत्म हो गया। यार एरिया सेम है, क्यों, क्योंकि डायमीटर सेम था तो एरिया सेम हो गया, एरिया का खेल खत्म, एलोंगेशन का खेल खत्म। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, y स्टील अपॉन y कॉपर, वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू दे रखा है, दोनों का रेशियो, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए जरा, इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है आपको, 2 पैरेलल स्टील वायर A एंड B, भैया दोनों स्टील के हैं, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस सेम हो गया दोनों का। A एंड B आर फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट एट द अपर एंड। दोनों को मैंने क्या किया, फिक्स सपोर्ट पर मैंने इसको सपोर्ट कर दिया अपर एंड पर, एंड सब्जेक्टेड टू द सेम लोड। दोनों को भैया मैंने सेम लोड पर लगा दिया। मतलब ये हुआ, समझो जरा, 2 वायर हैं आपके पास, ये 2 वायर हैं आपके पास। इस तरीके से ये दोनों वायर, एक वायर मेरे पास ये है
और दूसरा वायर जो है मेरे पास वो ये है। चीजों को समझो, दूसरा वायर मेरे पास ये है। दोनों को मैंने फिक्स सपोर्ट से फिक्स कर रखा है और लोअर एंड पर दोनों पर मैंने सेम लोड लगा रखा है। जितना मैंने लोड भाई मैंने यहां लगाया, जितना मैंने लोड यहां लगाया F, उतना ही लोड मैंने यहां लगाया F। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, सब्जेक्टेड टू सेम लोड। द लेंथ ऑफ द वायर आर इन द रेशियो 4:5। भैया आपको क्या गिवन है? LA अपॉन LB, LA अपॉन LB 4/5, LA अपॉन LB कितना है? 4/5 आपको गिवन है। अब इसमें कह रहा है एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 4:3। भैया रेडियाई का रेशियो RA अपॉन RB, रेडियाई का रेशियो कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है भाई, ठीक है। अब कह रहा है द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर A इज 1 mm। भैया डेल्टा L ऑफ A इज 1 mm। वो कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर B। डेल्टा LB बताना है आपको, डेल्टा LB बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखिए जरा स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। देखो यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा। सबसे पहले हम यंग्स मॉडुलस सेम डाल देते हैं, YA इक्वल टू YB, क्योंकि दोनों ही स्टील के हैं। चलिए तो जब दोनों स्टील के हैं तो भाई यंग्स मॉडुलस सेम। फोर्स का फॉर्मूला लिखिए अब यहां पर यंग्स मॉडुलस में, Y इक्वल टू F इंटू L अपॉन कितना होता है? A इंटू डेल्टा L, ठीक है भाई, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L, A इंटू डेल्टा L। इधर A का हो गया और इधर आपका B का हो गया। समझने की कोशिश करिए। अब देखो जो सेम होगा उसका खेल खत्म करेंगे। फोर्स सेम है, बस फोर्स जो है वो सेम है, बाकी कुछ सेम नहीं है। अब देखिए जरा यहां पर ये हो जाएगा L अपॉन एरिया को मैं लिख रहा हूं रेडियाई के फॉर्म में, पाई R स्क्वायर, LA पाई RA स्क्वायर इंटू डेल्टा LA इक्वल टू LB अपॉन पाई RB स्क्वायर इंटू डेल्टा LB, ठीक है भाई। अब देखिए जरा इधर यहां पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। फॉर्मूला बनाइए जरा, फॉर्मूला बनाइए, डेल्टा L का फॉर्मूला बनाइए। तो ये कितना हो जाएगा? देखो डेल्टा LB निकालना है मेरे को, डेल्टा LB अपॉन डेल्टा LA। यार मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूं और ये अपना ऐसे ही रहेगा। तो देखो ये वाला इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका LB अपॉन LA, LB अपॉन LA इंटू कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका RA स्क्वायर अपॉन RB स्क्वायर, ठीक है भाई। बहुत सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान मेरा इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें रेशियो वगैरह कैलकुलेशन करना आप भी कर सकते हैं। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए जरा इधर LB अपॉन LA कितना है भाई? LB अपॉन LA 5/4 हो जाएगा, 5/4। RA अपॉन RB का स्क्वायर, RA अपॉन RB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5/4 इंटू 16 अपॉन 9, 16 अपॉन 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो ये कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 20/9 कितना आ गया? ये 20/9 आ गया। तो जब 20/9 आ गया तो आप इजीली निकाल सकते हैं डेल्टा LB। डेल्टा LB कितना हो जाएगा? 20/9 इंटू डेल्टा LA, ठीक है भाई, 20/9 इंटू डेल्टा LA। डेल्टा LA कितना दे रखा है? 1। तो ये हो जाएगा आपका 20/9 इंटू 1। इसी को सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर बन जाएगा, जो भी आए 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बहुत सिंपल रहा। एक बार मैं और समझा देता हूं क्या था इसमें। देखिए कैलकुलेशन में मत फंसना आप लोग, कैलकुलेशन में फंस जाओगे तो समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। देखो दोनों वायर थे, दोनों वायर स्टील के थे, दोनों पर मैंने सेम फोर्स लगाया। दोनों का लेंथ का रेशियो दे रखा है LA अपॉन LB इक्वल टू 4/5, RA अपॉन RB दे रखा है रेडियस 4/3, और आपका डेल्टा LA मतलब A के अंदर जो एक्सटेंशन है वो 1 mm है। कितना है? 1 mm। तो 1 mm एक्सटेंशन दे रखा था। अब हमें क्या करना था? हमें बताना था कि B में कितना एक्सटेंशन हो सकता है। तो दोनों स्टील के थे, तो मैंने दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम डाल दिया। अब यंग्स मॉडुलस सेम डालकर मैंने सॉल्व कर दिया। तो जब यंग्स मॉडुलस डालकर मैंने सॉल्व कर दिया तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो गई। रेशियो में जाना था हमें, रेशियो हम लोगों ने देख लिया। अब ये आ गया 20/9 इंटू डेल्टा LA, 20/9 इंटू 1 mm, और ये कितना आएगा? डिवाइड कर लो, 9 2 जा 18 और 2.22 mm ये आ जाएगा भाई, अगर आप एग्जैक्ट जाना चाहेंगे तो आप, ठीक है।
चलिए एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए ये एक बेहतरीन प्रॉब्लम, और इसमें मैंने थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश की हुई है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, आपको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ कॉपर वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास। आपके पास एक कॉपर का वायर है जिसका मास नेग्लिजिबल है, 1 मीटर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻⁶। भाई इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद 1 एंड फिक्स। भाई इस वायर को हमने एक टेबल पर रखा, हमने इस वायर को एक टेबल पर रखा, और उस टेबल पर रखने के बाद हमने इसका एक एंड फिक्स कर दिया, एक एंड हमने फिक्स किया। अब देखिए जरा, अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द अदर एंड। इस वायर के दूसरे एंड से हमने क्या किया, एक 1 किलोग्राम की बॉल को अटैच कर दिया। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये जो बॉल है, इस बॉल को हमने अटैच कर दिया दूसरे एंड से, और एक एंड को मैंने क्या कर दिया, यहां पर फिक्स कर दिया। समझने की कोशिश करना आप। अब इसके बाद क्या बोला गया, द वायर एंड द बॉल आर रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी। भाई एंगुलर वेलोसिटी समझने की कोशिश करो आप लोग। एंगुलर वेलोसिटी जो आप लोगों ने रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में देखा है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है जिससे हम इसको रोटेट करा रहे हैं, 20 रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, कितनी, 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, 20 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो क्या बोला गया, इफ द एलोंगेशन इन द वायर इज 10⁻³ मीटर, इट मीन जो एलोंगेशन आ रहा है वो कितना है, 10⁻³ मीटर है। ऑब्टेन द यंग्स मॉडुलस, आपको y की वैल्यू बतानी है। इफ ऑन द इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेंड द वायर ब्रेक डाउन, ऑब्टेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस। पहले तो आप इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए जरा कि इसमें एक्चुअल में एलोंगेशन आ किस वजह से रहा है, किस तरीके से एलोंगेशन जनरेट हो रहा है। जैसे आपने कोई वायर लिया और आप उस वायर को ऐसे घुमाएंगे, तो जब आप वायर को घुमाएंगे तो वायर में क्या आएगा, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल टूवर्ड द सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से वायर में खिंचाव आएगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा वो यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स का काम करेगा। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब जिसकी वजह से एलोंगेशन आता है, तो वायर के अंदर भाई एलोंगेशन आ जाएगा, और उस एलोंगेशन की वजह से उसमें खिंचाव हो रहा है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर जो फोर्स बन रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, वो कौन सा फोर्स है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होता है यार, mv²/r, यही होता है ना, यही तो पढ़ रखा है। अब अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो m/r, और v की जगह कितना कर सकता हूं मैं, r ओमेगा का स्क्वायर, r ओमेगा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका m r ओमेगा स्क्वायर। इस टर्म में आप लोग क्या करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स यूज करेंगे। ये हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है। रेडियस क्या होगा यहां पर, यहां जो रेडियस होगी वो वायर के लेंथ के इक्वल होगी। भाई वायर यहां से यहां तक है, तो जो रेडियस बनेगा इसमें वायर की लेंथ ही तो होगी ना, जो वायर की ओरिजिनल लेंथ है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमें फाइंड आउट करना है इसमें यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। भाई सिंपल, बिल्कुल सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल। इसमें जो मेन समझना था वो ये समझना था कि डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुआ। इसमें जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, जो जब हम रोटेट करा रहे हैं स्ट्रिंग को, तो उस केस में स्ट्रिंग में बाहर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल हो जाता है वो। तो देखो अब अगर हम यहां पर वैल्यू को पुट कर दें, एफ कितना है, mr ओमेगा स्क्वायर, ओरिजिनल लेंथ l अपॉन एरिया a इंटू डेल्टा l। चलो सारी वैल्यू पुट कर दो। मास कितना है 1 किलोग्राम, रेडियस कितनी आएगी इसमें 1, जो कि लेंथ के इक्वल आएगी। ओमेगा कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 का स्क्वायर, l आपका 1 है। एरिया कितना दे रखा है भाई 10⁻⁻⁶, और डेल्टा l कितना है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, दैट इज 4 इंटू 10 टू दी पावर 2, 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, अपॉन 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -3, टोटल 10 टू दी पावर -9, और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर +9। सो ओवरऑल 4 इंटू 10 टू दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें जरा कि इसमें भाई जो मेन कॉन्सेप्ट था बिल्कुल y इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया,
ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, फोर्स का कॉन्सेप्ट था जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है कि अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी कर दूं 100 रेडियन पर सेकंड, तो वायर जो है वो ब्रेक कर जाएगा, और जब वायर ब्रेक कर जाएगा तो आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस बताना है। मतलब ये हुआ कि जैसे आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो भाई सिंपल सी बात है, एक लिमिट के बाद वायर ब्रेक करेगा, तो वो लिमिट जिस पॉइंट पर वायर ब्रेक कर रहा है उस लिमिट पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम ब्रेकिंग फोर्स कहेंगे, और जो वायर के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं इसको। अगर हमने एंगुलर स्पीड को कितना कर दिया, अगर हमने एंगुलर स्पीड को कितना कर दिया है भाई 100, भाई देखो इफ ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड, तो फोर्स कितना हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो m कितना है 1, r कितना है 1, ओमेगा कितना है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4 हो गया। अच्छा स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना आएगा भाई, ब्रेकिंग स्ट्रेस ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, फोर्स आपका 10 टू द पावर 4, एरिया कितना है 10 टू द पावर -6, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस 10 टू द पावर 10। बहुत सिंपल था, जो आपको समझना था, ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी एक ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए जरा, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आ सकता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन से परेशान नहीं होना है। देखो, अ कॉपर वायर ऑफ 2.2 मीटर लेंथ एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। भैया कॉपर वायर है, कॉपर वायर की लेंथ कितनी है, कॉपर वायर की लेंथ कितनी है 2.2 मीटर, और एक स्टील वायर है, स्टील वायर की लेंथ कितनी है भाई 1.6 मीटर, ठीक है। बोथ ऑफ डायामीटर 3 mm, दोनों का डायामीटर सेम है भाई, मतलब एरिया सेम हो जाएगा। डायामीटर दोनों का सेम है, कॉपर का और स्टील का कितना है भाई 3 mm। एरिया की जब जरूरत पड़ेगी तो πd स्क्वायर बाई 4 कर लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो, फिलहाल अभी देखते हैं। आर कनेक्टेड एंड टू एंड When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70। भाई दोनों को मैंने एंड टू एंड कनेक्ट किया। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये आपका एक कॉपर का वायर है, ये आपका एक कॉपर का वायर है। अब यहां से हमने क्या किया, सेम डायमीटर का एक स्टील का वायर लिया और दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, और दोनों पर सेम लोड लगा रखा है। क्वेश्चन में बोला गया व्हेन स्ट्रेच बाय अ लोड, दोनों पर सेम लोड लगाया, तो जो दोनों में एलोंगेशन आया था, नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.70 mm। नेट एलोंगेशन का मतलब क्या हुआ भाई, डेल्टा एल सी यू प्लस डेल्टा एल स्टील, ये कितना है भाई, कितना है 0.7 mm। तो आपको क्या बताना है, ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, जो आपने लोड लगाया है वो आपको बताना है कि कितना लोड एक्चुअल में अप्लाई हुआ। अब देखिए जरा भाई किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, कॉपर की लेंथ दे रखी है, स्टील की लेंथ दे रखी है, डायमीटर सेम है, टोटल एलोंगेशन दे रखा है, टोटल एलोंगेशन आपको इसमें गिवन है। आप देखिए जरा भाई, अगर मैं बात करूं वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर, वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर, तो स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा यार, फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ स्टील के लिए। अब दूसरा आ जाइए कॉपर के लिए, कॉपर के लिए कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। अब आप मुझे एक बात बताइए यार, ये जो है आपका, ये किसके लिए है, कॉपर के लिए, और ये किसके लिए है, ये स्टील के लिए, हाँ या ना, यही है ना, ये स्टील के लिए, ये कॉपर के लिए। तो फोर्स तो दोनों पर हमने सेम लगा रखा है, तो फोर्स का खेल तो खत्म, एरिया भी सेम है, एरिया का खेल भी खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल कॉपर अपॉन डेल्टा एल स्टील इनटू एल स्टील अपॉन एल कॉपर। ठीक है, ये आ गया सिंपल कैलकुलेशन के बाद। अब जब ये आ गया कैलकुलेशन के बाद तो थोड़ा सा इसको और समझो भाई। भाई देखो कहां ध्यान है यार, इधर देखिए ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन की गंभीरता को समझो भाई। आप लोग इधर उधर देखने लगते हो, प्लीज आप लोग पूरी तरीके से फोकस करिए, सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है। चीजों को समझने की कोशिश करिए मेरे बच्चों, चीजों को समझने की कोशिश करिए। देखिए वाई स्टील, अब इस क्वेश्चन में स्टील और कॉपर का यंग्स मॉडुलस नहीं दे रखा, लेकिन आपके पास ये एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें टेबल होती है, तो उसमें जो यंग्स मॉडुलस होता है आपका जो स्टील का होगा
स्टील का यंग्स मॉडुलस होता है भाई कितना, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कॉपर का होता है 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जरा इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। वाई स्टील कितना है, 2 इंटू 10⁻11। वाई कॉपर कितना है भाई, वाई कॉपर हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻11। और देखिए डेल्टा एल सी यू अपॉन डेल्टा एल स्टील इंटू एल स्टील। स्टील की लेंथ कितनी दे रखी थी भाई, स्टील की ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है, देखो जरा। स्टील की जो ओरिजिनल लेंथ है वो 1.6 और कॉपर की 2.2। स्टील की 1.6 और कॉपर की 2.2 है। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, स्टील की जो लेंथ है वो कितना है 1.6 और कॉपर की कितनी है 2.2। सॉल्व करके वैल्यू निकालिए जरा। पहले तो आप देखिए 10⁻11 से 10⁻11 गया, 1.1 से ये 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 2 टाइम चला जाएगा ये। अब अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें जरा, पॉइंट हटाओ 0, कैलकुलेशन है सिंपल। ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, तो कितना आ गया ये आ जाएगा आपका डेल्टा एल सी यू अपॉन डेल्टा एल स्टील। कितना आ गया ये आ गया 20/8, दैट इज 2.5 mm। अभी तो ये रेशियो में है तो इसको मैं mm में नहीं बोलूंगा बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आएगा ये आंसर हमारा mm में ही आएगा। आंसर जो आएगा ये mm में ही आएगा। चलिए देखिए जरा आप, तो आपके पास कितना आ गया भाई, फाइनल क्या आया आपके पास, डेल्टा एल सी यू अपॉन डेल्टा एल स्टील। कितना आ गया भाई 2.5, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में भाई, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा एल सी यू प्लस डेल्टा एल स्टील इक्वल टू 0.7 mm। मतलब कॉपर के अंदर का एलोंगेशन प्लस स्टील के अंदर का जो एलोंगेशन है वो कितना गिवन है, 0.7 mm गिवन है। तो चलिए जरा हमें टोटल अप्लाइड लोड बताना है, तो इसको हम सॉल्व करके भाई थोड़ा सा कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे। देखिए जरा आपने क्या फाइंड आउट किया, डेल्टा एल सी यू अपॉन डेल्टा एल स्टील। कितना आ गया ये, कितना आया ये 2.5 आया भाई, ये आपका 2.5 आ गया। तो अब 2.5 आ गया तो इससे आगे अगर हम चलते हैं, डेल्टा एल स्टील प्लस डेल्टा एल कॉपर कितना दे रखा है ये 0.7 mm। 0.7 mm, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, इसी वजह से धीरे धीरे बता रहा हूं कि आपको कोई गलती ना हो, आपसे आराम से समझने की कोशिश करिए। बस कैलकुलेशन है सिंपल, आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिए भाई बच्चों। तो देखिए अब डेल्टा एल स्टील प्लस डेल्टा एल कॉपर, यहां से अगर मैं डेल्टा एल कॉपर निकालू तो कितना हो जाएगा 2. यहां से आ जाएगा डेल्टा एल कॉपर इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल स्टील। तो ये हो जाएगा आपका कितना, डेल्टा एल स्टील प्लस 2.5 इंटू डेल्टा एल स्टील इक्वल टू 0.7 mm। तो ये हो जाएगा आपका 3.5 डेल्टा एल स्टील, कितना 0.7 mm। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एल स्टील कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.7 अपॉन 3.5 mm। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटाइए, 7 5 से 35, कितना आ जाएगा ये 0.2 mm। 0.2 mm भाई डेल्टा एल स्टील आ गया, कितना आ गया, डेल्टा एल स्टील आ गया 0.2 mm। तो कॉपर का कितना आएगा यार, सम कितना है, सम कितना है इनका 0.7, तो ये 0.5 mm आएगा, ठीक है। अब ये आ गया, लेकिन हमें बताना है अप्लाइड लोड। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि अप्लाइड लोड कितना हो सकता है। तो चलो लोड की तरफ भी चलते हैं, लोड की तरफ भी चलते हैं भाई, सारी चीजें तो हमें पता है। किसका फॉर्मूला लगाऊं, स्टील का या कॉपर का, बताओ। चलो देखो, वाई स्टील इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। किसका बात चल रही है, हमारी स्टील की बात चल रही है। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना होता है 2 इंटू 10⁻11। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, डायामीटर कितना दे रखा था, यहां एरिया निकाल लेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4 से एरिया आ जाएगा, और ओरिजिनल लेंथ भी दे रखी है और डेल्टा एल भी हम लोग निकाल चुके हैं। ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है इसमें, देखो जरा इधर, स्टील की ओरिजिनल लेंथ कितनी है भाई, इस क्वेश्चन में स्टील की ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है 1.6, और डायमीटर कितना दे रखा है 3 mm। 3 mm डायमीटर कितना दे रखा है 3 mm, और स्टील की ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1.6। तो आप यहां पर वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6, कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन डेल्टा एल स्टील कितना है 0.2 mm में है तो 10⁻³
और भैया डायमीटर आप पुट कर लेना। डायमीटर किस में दे रखा है? डायमीटर दे रखा है यहां पर 3 mm। तो जब आप एरिया निकालेंगे ना पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो इसमें आप कर लेंगे पाई बाई 4, डायमीटर 3 की जगह कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन में स्टार्टिंग में बताकर चला था कि इसमें थोड़ी सी मिलेगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो फोर्स आ जाएगा 176.8 न्यूटन। आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको, बहुत सिंपल प्रॉब्लम रही एक, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें जिस वजह से बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। कैलकुलेशन की वजह से फंसते हैं बच्चे, बाकी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आपका सिंपल है, ठीक है ना, टोटल एलोंगेशन दे रखा था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं भाई हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A steel wire of length 4.7 meter and cross section area 3 into 10 to the power -5 meter square stretched by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross section area 4 into 10 to the power -5 meter square under a given load। भैया एक आपके पास स्टील का वायर है, एक आपके पास कॉपर का वायर है, दोनों में सेम एलोंगेशन कराया, दोनों में सेम एलोंगेशन कराया गया अंडर द गिवन लोड, दोनों पर सेम लोड लगाया गया। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। भैया बहुत सिंपल हो गया, देखना जरा ये तो वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, ये किसके लिए हो गया, स्टील के लिए, अपॉन फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, ये किसके लिए हो गया, कॉपर के लिए। अब देखिए जरा इसमें क्या क्या सेम है भाई, इसमें क्या बोल रहा है, एक तो एलोंगेशन सेम है, एलोंगेशन सेम है बाय द सेम अमाउंट एज द कॉपर बोला गया, तो ये एलोंगेशन सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे सेम एलोंगेशन समझ लो जरा, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट। भाई यहां बोला गया ना स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, इसका मतलब दोनों में डेल्टा एल सेम है, तो डेल्टा एल का खेल खत्म। इसी तरीके से फोर्स का खेल खत्म, क्योंकि दोनों में हमने सेम लोड लगा रखा है, ठीक है। तो आप जो आपको बताना है उसमें क्या आ जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर, वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर कितना आ गया, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए स्टील और एल अपॉन ए कॉपर। सॉल्व करिए, ए ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा वाई एस अपॉन वाई कॉपर। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आप इसे कर सकते हो आसानी से। तो ये हो जाएगा एल अपॉन एल एस अपॉन एल सी यू इंटू ए सी यू अपॉन ए एस, कॉपर टू द स्टील। कैलकुलेशन थी, ये आपका यहां आ जाएगा और एरिया आपका यहां आ जाएगा ये वाला। तो आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं भाई। कितना आएगा अगर आप सॉल्व करेंगे, डाटा देख लीजिए आप, स्टील वायर की लेंथ 4.7 है और एरिया कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -5। आप यहां पर वैल्यू रख लीजिए, वाई एस अपॉन वाई कॉपर, स्टील की लेंथ कितनी है 4.7, 4.7, कॉपर की लेंथ कितनी है 3.5, 3.5 इंटू, अब देखिए कॉपर का एरिया कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -5, स्टील का एरिया कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर -5। चीजों को समझने की कोशिश करिए भाई, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है बस, कैलकुलेशन। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा ये, अब अगर हम इसको सॉल्व करें जरा, तो सॉल्व करें तो 10 टू दी पावर 5 से 10 टू दी पावर 5 का खेल तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पॉइंट से पॉइंट गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका वाई स्टील अपॉन वाई कॉपर इक्वल टू कितना, 4 की मल्टीप्लाई करो इसमें, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 और 4 4 जा 16, 16 और 2 18, 188 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कर 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 0। तो फाइनली आपका जो रेशियो है वो 188 अपॉन 105 हो सकता है, ठीक है। चलिए अब एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी प्रॉब्लम बहुत अच्छी है। ये जो लास्ट में जो मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूं ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम नीट में भी आई हुई हैं। तो नीट का जो लेवल है, मैं बार बार बता रहा हूं, नीट का लेवल और एकेडमिक लेवल जो है वो थोड़ा सा अब तक मैच कर रहा था, लेकिन हो सकता है अब आगे से नीट का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था इस बार नीट पर कि सभी बच्चों के आउट ऑफ आउट कैसे आ रहे हैं, पेपर का लेवल क्या हो सकता है। वो तो खैर एनटीए को पता होगा कि नेक्स्ट टाइम पेपर का लेवल क्या होगा, लेकिन जो पेपर का पैटर्न पहले आ रहा था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो पेपर जो है वो एकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग ही आता था। थोड़ा बहुत जो 2-4 क्वेश्चन होते थे उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते थे, लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करते थे। अब देखिए जरा ये वाला जो क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश करिए। 2 वायर P एंड Q, ये 2 वायर दे रखे हैं, ये ऊपर वाला P है नीचे वाला Q है।
सेम डायामीटर, मतलब भैया एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर सेम है तो भाई एरिया सेम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, द लेंथ ऑफ द वायर पी इज एल मीटर, पी की लेंथ कितनी है, एल मीटर है, एंड यंग्स मॉडुलस इज वाई। भैया अगर मैं पी की बात करूं तो एल पी जो है वो एल मीटर है, और यंग्स मॉडुलस कितना है पी का, वो वाई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया, वाई लेंथ ऑफ वायर क्यू इज ट्वाइस ऑफ द पी, मतलब क्यू की जो लेंथ है वो पी के ट्वाइस है। अरे भैया अगर मैं क्यू की लेंथ की बात करूं तो वो पी के ट्वाइस है, और यंग्स मॉडुलस जो है वो उसके कितना है, हाफ है। तो अगर मैं वाई क्यू की बात करूं तो वो कितना है, वाई बाई 2 है। ये सिंपल दे रखा है यार, डायामीटर दोनों का सेम है तो यार एरिया सेम होगा। पी की लेंथ एल है, ये जो पी है इसकी लेंथ एल है, और यंग्स मॉडुलस इसका वाई है। अब क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू की जो लेंथ है वो कितना है, 2l, और यहां पर अगर मैं यंग्स मॉडुलस की बात करूं तो वो वाई बाई 2 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आपको क्या बताना है, कंप्यूट द रेशियो ऑफ देयर एलोंगेशन, आपको डेल्टा एल पी अपॉन डेल्टा एल क्यू बताना है। अब आप एक बात देखिए जरा, इसमें खिंचाव आएगा क्यों, यहां पर मैंने ये जो लोड लगा रखा है ना, ये जो लोड लगा रखा है इस लोड की वजह से आएगा। ये जो लोड अटैच है यहां पर, ये कितना है, ये है एम के जी का, कितना है ये एम के जी का है, और नीचे वाले पर कितना है, 2m के जी का। तो आप मुझे एक बात बताइए यार, P पर नीचे यहां m के जी लगा हुआ है और Q पर नीचे 2m के जी, तो P जो खींच रहा है वो तो दोनों से खींच रहा है ना, m से और 2m दोनों से। भाई इसके अंदर जो खिंचाव आएगा, ये जो लोड अटैच है इसकी वजह से। P के नीचे कौन सा है, m भी है, और Q वाला भी तो अटैच होगा ना, तो टोटल P के अंदर जो खिंचाव आएगा वो 3mg से आएगा, मास ग्रेविटी वेट होता है ना, लेकिन जो Q के अंदर खिंचाव आएगा वो 2mg से आएगा। मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में जो फोर्स दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो फोर्स दे रखा है, अगर मैं फोर्स की बात करूं एफ पी हो जाएगा 3mg, और एफ क्यू कितना हो जाएगा आपका 2mg। आगे आंसर। अब तो सिंपल है, आपको क्या बताना है, एलोंगेशन का रेशियो बताना है, एलोंगेशन का। तो देखिए जरा इधर, y इक्वल टू फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया इंटू ओरिजिनल अपॉन चेंज। तो डेल्टा एल की अगर मैं बात करूं, देखो डेल्टा एल पी अपॉन डेल्टा एल क्यू, सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो इधर डेल्टा एल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका कितना, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन वाई। ये वाला वाई यहां आ जाएगा अपॉन में, ये किसके लिए है, ये पी के लिए, अपॉन, अब क्यू का डाटा लिख दो, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन वाई, किसके लिए, ये क्यू के लिए। अब आप एक बात बताइए, एरिया तो दोनों का सेम है ना, तो यार एरिया का तो खेल खत्म हो जाएगा। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, और अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, जरा सॉल्व करें यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा एल पी अपॉन डेल्टा एल क्यू, ये हो जाएगा देखिए एफ पी अपॉन एफ क्यू। अरे भाई ये एफ पी अपॉन एफ क्यू सिंपल रेशियो चल रहा है, बस भाई रेशियो में थोड़ा सा जल्दीबाजी करते हैं तो गलत हो जाता है। आपको देखना है यहाँ एफ है, यहाँ तो अच्छा ये एफ पी अपॉन एफ पी क्यू बनेगा, यहाँ पर एल है एल पी, अच्छा यहाँ पर एल क्यू, तो ये बन जाएगा आपका कितना, एल पी अपॉन एल क्यू। लेकिन अगर देखें वाई तो अपॉन में है, तो ये वाला वाई तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई क्यू अपॉन वाई पी। आंसर आ चुका है, करिए जरा। पी पर फोर्स कितना है भाई 3mg, पी पर फोर्स कितना है 3mg, क्यू पर फोर्स कितना है 2mg, ठीक है। पी की लेंथ कितनी है l, और क्यू की लेंथ कितनी है भाई 2l। इसी तरीके से यंग्स मॉडुलस क्यू का कितना है, हाफ, y बाई 2, और इसका कितना है ओनली y। तो देखो इधर y से y कट गया, l से l कट गया, mg से mg कट गया। कितना आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए इधर 3 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा, ये 3:8 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर रहा इसका, कितना आ जाएगा, ये 3:8 आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है। तो 3:8 आ गया। चलते हैं अब आगे की तरफ। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है भाई, ये थोड़ा सा इसमें ना आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, बस इसमें रेशियो में जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। जल्दीबाजी करने से चीजें जो है वो गलत में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें रेशियो देखना होता है। बच्चे होते हैं एग्जाम में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है उन पर, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। आप लोग देख रहे होगे जो पढ़ाने की जो स्पीड है मैंने पहले से थोड़ी सी कम कर दी है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करूंगा कि ये रेशियो यहां पहुंचा, ये रेशियो यहां है, तो थोड़ा सा वहां मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को आप सही से समझें, ठीक है। चलिए अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स का सेशन जो है एंड करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं
देखिए जरा यहां पर देखो क्या बोला गया, अ स्टील वायर एंड अ कॉपर वायर ऑफ इक्वल लेंथ। भैया स्टील वायर और कॉपर वायर की जो लेंथ है वो सेम है, एल स्टील इक्वल टू एल कॉपर। बार बार यार स्टील कॉपर चल रहा है। एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम कर दिया भाई, ए एस इक्वल टू ए सी यू। आर जॉइन एंड टू एंड, आर जॉइन एंड टू एंड मतलब ये हुआ ये स्टील है, ये स्टील है तो ये वाला आपका कॉपर हो गया, ये वाला आपका कॉपर हो गया। मैंने बोला ये स्टील है और ये आपका कॉपर हो गया। कंबाइन इज सब्जेक्टेड टू अ टेंशन, दोनों में भैया क्या लगी हुई है, टेंशन लगी हुई है। टेंशन आपको पता है ये खिंचाव होता है, टेंशन लगा हुआ है। आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस डेवलप। आपको एक तो स्ट्रेस का रेशियो बताना है और दूसरा क्या बताना है, स्ट्रेन का रेशियो। आपको यंग्स मॉडुलस दोनों का गिवन है, बहुत सिंपल है यार। देखिए जरा स्ट्रेस कितना आ जाएगा, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, फोर्स तो दोनों में सेम लगी हुई है ना, क्योंकि टेंशन है वायर में जो खिंचाव है, और ऐसा बोला गया है कि दोनों में सेम टेंशन लगी हुई है। भाई दोनों वायर को हमने किससे सब्जेक्ट किया हुआ है, एक सेम टेंशन से, तो दोनों में टेंशन सेम है तो दोनों का क्या हो गया, फोर्स सेम हो गया, और दोनों का एरिया सेम है तो यार फोर्स अपॉन एरिया तो दोनों के लिए सेम आएगा ना। तो स्ट्रेस क्या होगा दोनों में, स्ट्रेस दोनों में सेम होगा, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, सेम है भाई सेम। अब सेकंड क्या बताना है हमें, स्ट्रेन का रेशियो बताना है। तो स्ट्रेन का रेशियो बताना है तो यार बहुत इजी हो गया ना। स्ट्रेन का रेशियो कैसे, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, क्यों, क्योंकि यंग्स मॉडुलस कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। अब स्ट्रेस तो दोनों में सेम है तो सीधे सीधे देखो, अब स्ट्रेन ऑफ स्टील अपॉन स्ट्रेन ऑफ कॉपर, स्ट्रेन ऑफ कॉपर, ठीक है, कितना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कितना आ जाएगा, वाई ऑफ कॉपर अपॉन वाई ऑफ स्टील। वाई ऑफ कॉपर कितना दे रखा है, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11, और वाई ऑफ स्टील कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 2 इंटू 10 टू द पावर 11। इससे कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेन ऑफ स्टील अपॉन स्ट्रेन ऑफ कॉपर। कितना आ गया भाई, मेरे से पहले भी बहुत बच्चे कर चुके होंगे, तो ये आ जाएगा 1.1/2, सॉल्व करोगे 11/20, 11/20 इज कंप्लीट आंसर। तो ये सभी जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कराए, ये सभी न्यूमेरिकल्स यंग्स मॉडुलस पर जो बन सकते थे। हालांकि क्वेश्चन का तो कोई लेवल ही नहीं है, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे बन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और एमसीक्यू की तरफ जाना चाहते हैं, इसमें भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं लेवल 2 में कराऊंगा। लेवल 2 जो नीट का लेवल है, देखो यहां से अगर हम देखें लेवल 2 और लेवल 3 हमें और करना है। तो अगर आप इतना कर चुके हैं और इतना करने के बाद अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो कि बच्चों को करना चाहिए, तो आप प्लीज लेवल 2 और लेवल 3 भी देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि क्या होगा हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर। हम किसी वायर में स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप को देखेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग सभी वीडियो को सीक्वेंस में देखिए अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, ओके।